अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, सबसे खूबसूरत चीज जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वो है रहस्यमय। और आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे ही गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा रहस्य जो हमारे ब्रह्मांड के पूरे ताने बाने से जुड़ा हुआ लगता है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है डार्क मैटर, यानी वो अदृश्य पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण, खासकर बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर। बिल्कुल। और इसका गुरुत्वाकर्षण से क्या रिश्ता है? हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये लाइफ साइंस में हाल ही में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। हाँ, काफी दिलचस्प स्टडी है वो। और देखिए, ये विषय सिर्फ हमारी जिज्ञासा के लिए ही नहीं है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी अहम हो सकता है। जरूर जरूर। जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक वाला हिस्सा। हाँ, और प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के लिए भी ब्रह्मांड, उसके नियम, ये सब आजकल पूछा जाता है। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा लक्ष्य है उस ताज़ा रिसर्च को समझना जो ये परख रही है कि डार्क मैटर क्या वो गुरुत्वाकर्षण के जाने पहचाने नियमों, मतलब आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को मानता है, या फिर वो किसी पांचवें अनदेखे मूलभूत बल की तरफ इशारा कर रहा है। सही कहा, यही आज का बड़ा सवाल। और हाँ, अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। अच्छा, इस रहस्य में उतरने से पहले शायद हमें ये साफ कर लेना चाहिए कि हम साधारण पदार्थ किसे कह रहे हैं, मतलब वो चीजें जिनसे हम सब बने हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि डार्क मैटर इससे अलग कैसे है। देखिए, साधारण पदार्थ, जिसे वैज्ञानिक कभी-कभी बैरियोनिक मैटर कहते हैं। बैरियोनिक मैटर, हाँ। वो मूल रूप से परमाणुओं से बना है, और परमाणु वो बनते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से। और ये सारे कण प्रकृति के 4 जाने पहचाने मूलभूत बलों से इंटरैक्ट करते हैं। 4 बल? गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, और 2 न्यूक्लियर वाले, स्ट्रॉन्ग और वीक। मजबूत और कमजोर नाभिकीय बल। यही बल हैं जो सब कुछ तय करते हैं। तारे कैसे जलते हैं, ग्रह कैसे घूमते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये तो हुई साधारण पदार्थ की बात। फिर ये डार्क मैटर कहाँ से आ गया? ये इतना अलग, इतना रहस्यमयी क्यों है? यहीं पे कहानी एकदम पलट जाती है। डार्क मैटर की सबसे बड़ी पहचान, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका अदृश्य होना है। अदृश्य मतलब दिखता नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये न तो प्रकाश छोड़ता है, न सोखता है, न रिफ्लेक्ट करता है। मतलब किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, या अगर है भी तो बहुत ही मामूली। अच्छा, इसीलिए टेलीस्कोप से पकड़ में नहीं आता। सही। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, मतलब सारा मैटर, हाँ, उसका करीब 85% हिस्सा यही डार्क मैटर है। 85%? क्या बात कर रहे हैं? मतलब जिससे हम बने हैं वो सिर्फ मात्र 15% है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, ये अदृश्य चीज हमारे चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ से करीब 5 गुना ज्यादा फैली हुई है। 5 गुना? बाप रे। तो फिर हमें पता कैसे चला कि ये है भी, अगर दिखता नहीं, कुछ करता नहीं? पता चलता है इसके गुरुत्वाकर्षण से। सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से। जैसे आकाशगंगाएं घूमती है ना, हाँ। उनकी घूमने की रफ्तार इतनी तेज है कि सिर्फ उनमें दिखने वाले तारों और गैस का गुरुत्वाकर्षण उसे संभाल ही नहीं सकता। वो तो कब की बिखर जाती हैं। अच्छा, मतलब कुछ और है जो उन्हें पकड़ कर रख रहा है। बिल्कुल, वो कुछ और ही डार्क मैटर है। या फिर जैसे दूर की आकाशगंगाओं से आती हुई रोशनी रास्ते में मुड़ जाती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं शायद। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये भी तभी होता है जब बीच में बहुत सारा अदृश्य द्रव्यमान हो जो स्पेस को मोड़ रहा हो। तो ये सब सबूत हैं कि डार्क मैटर मौजूद है और बहुत ज्यादा मात्रा में है। समझ गई। तो मतलब छोटे पैमाने पर, जैसे गैलेक्सी के अंदर, ये गुरुत्वाकर्षण से असर डालता है। ये तो वेरा रूबिन और बाकी वैज्ञानिकों ने काफी पहले बता दिया था। हाँ, दशकों पहले। लेकिन असली बड़ा सवाल जो आज की चर्चा का केंद्र है वो ये है, क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब अरबों प्रकाश वर्ष की दूरियों पर भी गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों को मानता है जो आइंस्टाइन ने बताए थे, जनरल रिलेटिविटी वाले नियम? बिल्कुल, यही है $1 मिलियन क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, मान लिया बड़े पैमाने पर नियम थोड़े अलग हुए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, क्योंकि डार्क मैटर ब्रह्मांड में इतना ज्यादा है, 85%,
तो जाहिर है कि इसने ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक उसकी संरचना को बनाने में, उसके विकास को दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई होगी। हाँ, बात तो सही है। तो अगर ये बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के साथ कुछ अलग तरीके से बर्ताव करता है, साधारण पदार्थ से हटकर, तो ये हमारी पूरी भौतिकी की समझ को हिला देगा। अच्छा, कैसे? ये इस तरफ इशारा कर सकता है कि शायद प्रगति में कोई पांचवा मूलभूत बल भी है। पांचवा बल? 4 तो हमें पता है, ये पांचवा कहाँ से आया? हाँ, हो सकता है ये पांचवा बल सिर्फ डार्क मैटर पर ही काम करता हो, या साधारण पदार्थ के मुकाबले डार्क मैटर पर ज्यादा असर डालता हो। सोचिए, ये कितनी बड़ी खोज होगी। वाकई, ये तो भौतिकी में एक क्रांति लाने जैसा होगा, जैसे आइंस्टीन ने न्यूटन को बदला था। बिल्कुल, ये हमारे स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, मतलब ब्रह्मांड को समझने का जो हमारा मानक मॉडल है, उसे चुनौती दे सकता है। बाप रे! तो ये सिर्फ डार्क मैटर का रहस्य नहीं, ये तो पूरी फिजिक्स के नियमों का सवाल बन गया है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए जिनेवा यूनिवर्सिटी UNIG के रिसर्चर्स ने काम किया, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो क्या तरीका अपनाया उन्होंने? कैसे पता लगाया कि डार्क मैटर बड़े पैमाने पर नियमों का पालन कर रहा है या नहीं? उनका तरीका काफी, आप कह सकते हैं, स्मार्ट था। उन्होंने सीधे डार्क मैटर को तो देखा नहीं जा सकता, तो उन्होंने उसके असर को बड़े पैमाने पर परखा। कैसे? उन्होंने क्या किया कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हजारों लाखों आकाश गंगाओं को देखा, उनकी वेलोसिटी, मतलब वो कितनी तेजी से चल रही हैं, इसका अध्ययन किया। ठीक है, गैलेक्सीज की स्पीड नापी। हाँ, और फिर उस स्पीड की तुलना की उन ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण कुओं की गहराई से जिनमें वो गैलेक्सीज मौजूद है। 1 मिनट, ये गुरुत्वाकर्षण कुएं, ये क्या चीज है? कोई असली कुआं तो नहीं? हाँ, नहीं, असली कुआं नहीं, ये जनरल रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन ने बताया था ना कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। हाँ, स्पेस टाइम का ताना बाना मुड़ जाता है। बिल्कुल। तो जहां बहुत सारा मास इकट्ठा होता है, जैसे गैलेक्सी क्लस्टर में जहां ढेर सारा डार्क मैटर और साधारण पदार्थ होता है, वहां स्पेस टाइम ज्यादा मुड़ जाता है। एक तरह का गड्ढा या कुआं बन जाता है स्पेस टाइम में। इसी मुड़े हुए रास्ते पर चीजें चलती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अच्छा, तो ये कुएं असल में स्पेस टाइम के मुड़ने से बनते हैं। सही। तो यूनिगेज के रिसर्चर्स का लॉजिक ये था, अगर सिर्फ आइंस्टीन वाला गुरुत्वाकर्षण ही काम कर रहा है लंबी दूरियों पर भी, तो ये आकाश गंगाएं, जिनका ज्यादातर वजन डार्क मैटर है, वो इन गुरुत्वाकर्षण कुओं में ठीक वैसे ही गिरेंगी या चलेंगी जैसा जनरल रिलेटिविटी बताती है। मतलब उनकी स्पीड उस कुएं की गहराई के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकल लगता है। लेकिन अगर कोई पांचवा बल भी है जो खास तौर पर डार्क मैटर पर असर डाल रहा है, मान लीजिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा धक्का दे रहा है या खींच रहा है, तो डार्क मैटर की स्पीड अलग होगी, और क्योंकि गैलेक्सी में ज्यादातर डार्क मैटर ही है, तो पूरी गैलेक्सी की स्पीड भी भविष्यवाणी से अलग हो जाएगी। समझ गए। तो वो ये देख रहे थे कि गैलेक्सीज गुरुत्वाकर्षण की ढलान पर कितनी तेजी से फिसल रही हैं, और क्या वो स्पीड वैसी ही है जैसी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से होनी चाहिए? एकदम सही, यही उनका फंडा था। पर ये नापना तो बहुत मुश्किल काम लगता है। अरबों प्रकाश साल दूर गैलेक्सीज की स्पीड, और वो भी उन अदृश्य कुओं की गहराई का अंदाजा लगाना, कैसे किया उन्होंने ये सब? हाँ, मुश्किल तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए उन्होंने मौजूदा बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज, जैसे स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे SDSS, उनके डेटा का इस्तेमाल किया। अच्छा, जो पहले से मौजूद डेटा था। हाँ, इन सर्वेज में लाखों गैलेक्सीज की पोजीशन और उनका रेड शिफ्ट नापा गया है। रेड शिफ्ट से उनकी स्पीड पता चलती है। और कुओं की गहराई वो कैसे नापी? उसके लिए उन्होंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल किया। मतलब उन कुओं के पीछे जो और भी दूर की गैलेक्सीज हैं, उनसे आने वाली रोशनी इन कुओं की गुरुत्वाकर्षण से कैसे मुड़ रही है, इसका बारीकी से अध्ययन किया। ओह, मतलब लेंसिंग से मास का अंदाजा लगाया और रेड शिफ्ट से स्पीड का? बिल्कुल। इन दोनों तरह के डेटा को मिलाया और फिर बहुत जटिल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। आजकल की कंप्यूटिंग पावर और नई तकनीकों से यह संभव हो पाया है। कमाल है, ये तो सच में बहुत बड़ा काम है। तो इतने सब विश्लेषण के बाद आखिर उन्हें मिला क्या? क्या डार्क मैटर आइंस्टीन के बताए रास्ते पर चल रहा था, या कोई पांचवा बल नजर आया? नतीजा काफी सीधा और महत्वपूर्ण था। क्या? अध्ययन ने यह पाया कि मौजूदा डेटा की प्रेसिजन, मतलब सटीकता के अंदर, डार्क मैटर उन बड़े ब्रह्मांडीय पैमानों पर ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण कुओं में गिरता है जैसे साधारण पदार्थ गिरता है। सच में? मतलब कोई फर्क नहीं? कोई खास सिग्निफिकेंट फर्क नहीं मिला।
ऐसा लगता है कि डार्क मैटर भी जनरल रिलेटिविटी के बताए गुरुत्वाकर्षण नियमों का ही पालन कर रहा है। कोई बड़ा डिविएशन मतलब विचलन नहीं दिखा? तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये नतीजा हमारे ब्रह्मांड के स्टैंडर्ड मॉडल, जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं, हाँ, सुना है इसके बारे में। उसका समर्थन करता है। वो मॉडल यही मानता है कि ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को मुख्य रूप से आइंस्टाइन वाला गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी ही कंट्रोल करते हैं, और डार्क मैटर इसका एक मुख्य हिस्सा है। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पांचवें बल की जो बात थी वो खत्म, वो आइडिया गलत साबित हो गया? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखिए, विज्ञान ऐसे काम नहीं करता कि एक झटके में सब खारिज हो जाए। तो फिर ये स्टडी पांचवें बल की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं करती, लेकिन हाँ, ये उस पर बहुत मजबूत सीमाएं जरूर लगा देती है। सीमाएं? कैसी सीमाएं? रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया कि अगर कोई पांचवा बल है भी और वो डार्क मैटर पर असर डालता है, तो उसकी ताकत गुरुत्वाकर्षण की ताकत के 7% से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ 7%? हाँ, अगर वो इससे ज्यादा ताकतवर होता तो इस स्टडी में उसका असर पकड़ में आ जाता। गैलेक्सीज की स्पीड में वो फर्क दिखने लगता। ओह, तो ये हाँ या ना नहीं है, बल्कि एक लिमिट सेट कर दी है कि अगर है भी तो बहुत कमजोर है, कम से कम डार्क मैटर के लिए। बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले काफी फीका असर होगा उसका अगर वो है तो अब इस जानकारी का क्या मतलब निकालें हम? आगे क्या होगा इस दिशा में? देखिए, पहला मतलब तो ये है कि डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ थोड़ी और साफ हुई है। ये नतीजा इस बात को पुख्ता करता है कि बड़े स्केल पर डार्क मैटर का मेन खेल गुरुत्वाकर्षण के साथ ही है। और ये उन बहुत से ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को मुश्किल में डालता है जिनमें डार्क मैटर के लिए मजबूत नए बलों की बात की गई थी। अच्छा, और भविष्य में? भविष्य की बात करें तो अब नजरें हैं अगली पीढ़ी के सर्वे पर, और भी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स पर। जैसे चिली में बन रहा है वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी का LSST प्रोजेक्ट। LSST? हाँ, और अमेरिका में चल रहा है डेसी सर्वे, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करेंगे? इनसे हमें अरबों गैलेक्सीज का और भी ज्यादा सटीक डेटा मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रिसिजन के साथ। अनुमान है कि ये इतने सेंसिटिव होंगे कि गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले सिर्फ 2% जितने कमजोर बलों को भी पकड़ सकेंगे। 2%? मतलब ये 7% वाली सीमा और नीचे आ सकती है? हाँ, बिल्कुल। या तो ये भविष्य के अध्ययन इस सीमा को और नीचे ले आएंगे, शायद बिल्कुल शून्य के करीब, जिससे पांचवें बल की गुंजाइश और कम हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि ये उन बहुत ही हल्के सूक्ष्म विचलनों को पकड़ लें जिन्हें हम आज नहीं देख पा रहे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वाकई एक नई फिजिक्स का दरवाजा खोल देगा। वाह, मतलब खोज जारी है हमेशा। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, बेहतर डेटा, बेहतर माप और प्रकृति के रहस्यों की गहरी समझ। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मोटी बात यह है कि जिनेवा यूनिवर्सिटी की स्टडी के जो ताज़ा सबूत हैं वो यही कहते हैं कि डार्क मैटर बड़े पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण के नियम वैसे ही मानता है जैसे साधारण पदार्थ। हाँ, मोटे तौर पर यही नतीजा है। और इसने किसी मजबूत पांचवें बल की संभावना को काफी कम कर दिया है जो खास डार्क मैटर पर काम करता हो। कम से कम वो गुरुत्वाकर्षण के 7% से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। सही। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल यानी लैम्डा CDM फिलहाल मजबूती से अपनी जगह पर कायम है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक आखिरी बात है जो सोचने वाली है। क्या? देखिए, ये स्टडी हमें ये तो बताती है कि डार्क मैटर बड़े पैमाने पर कैसे व्यवहार करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मानता है। हाँ। पर ये हमें ये बिल्कुल नहीं बताती कि डार्क मैटर आखिर क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, वो कौन से कणों से बना है। ओह हाँ, ये सवाल तो अपनी जगह कायम है। क्या वो विम्प्स जैसे भारी धीमे कण है, या एक्सियन जैसे बहुत हल्के कण, या कुछ बिल्कुल ही अलग जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं। ये मौलिक सवाल, उसकी प्रकृति का सवाल, अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। यानी एक पहेली थोड़ी सुलझी तो दूसरा बड़ा सवाल और गहरा गया। हमने ये तो जान लिया कि खिलाड़ी नियमों से खेल रहा है। हाँ। लेकिन वो खिलाड़ी खुद है कौन, ये अभी भी पता नहीं। बिल्कुल, यही विज्ञान की खूबसूरती है, रहस्य बने रहते हैं। और इसी रहस्यमयी लेकिन रोमांचक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण की इस कहानी में कुछ नया और दिलचस्प जानने तो मिला होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। इस ब्रह्मांडीय पहेली पर आपके क्या विचार हैं,
या कोई और सवाल आपके मन में आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हाँ, जरूर बताएं। और अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसी दिलचस्प बातों से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।